Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. तो पहले डिस्कस करते हैं अपना सिलेबस। हमारे यहाँ पर 2 बुक्स हैं और वी हैव completed first chapter of the first part, Indian Constitution at Work, and that is about Constitution. ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है समर वेकेशन से पहले ही। Okay, so today we are going to study the second part, the second chapter of this first part. इसको कंप्लीट करने के बाद में जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो हम पार्ट बी में से पढ़ेंगे, पॉलिटिकल थियोरी के अंदर से। ठीक है, ये भी इंट्रोडक्टरी चैप्टर ही है इस बुक का। तो क्योंकि हमने अभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से रिलेट कर पा रहा है इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन से, तो इसीलिए हम आज ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे। क्लियर है? Yes, ma'am. ओके, सो आर यू एबल टू सी द स्क्रीन नाउ? Yes, ma'am. ओके, तो बेसिकली इससे पहले वाला जो चैप्टर था वो कटवा दिया गया है हमारे रिसेंट अपडेटेड सिलेबस जो है 21 से 22 का। तो ये वाला चैप्टर अब हमारा सेकेंड चैप्टर के तौर पे आएगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज with this chapter 3 heading. Okay, so election and representation, first we will study the introductory part of this chapter. And आपको पता ही है जैसे कि एक कोई गेम होता है, सपोज वी हैव चेस, आपने होपफुली कभी चेस खेला हो, तो उसके कुछ सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, जिसके साथ में ही हम कोई भी गेम जो है उसको खेलते हैं। ठीक है, और फिर हम उससे ही जज कर पाते हैं कि हाँ हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं, या हमारे कौन से मूव्स जो है वो सही हैं और कौन से मूव्स जो है वो सही नहीं है। ठीक है, उसी तरीके से अगर हमारे यहाँ किसी भी गेम के अंदर इम्पार्शियल अंपायर नहीं हो, ठीक है, जो जिसके डिसीजन जो है वो सारे प्लेयर्स जो है एक्सेप्ट नहीं करें, तो वो क्या हो जाएगा, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाएगी। तो किसी भी गेम को खेलने से पहले उसके रूल्स और रेगुलेशंस को समझना और उसके जो डिसीजन मेकिंग पावर है उसको समझना और उसको अग्री करना कि हाँ हम आपके दिए हुए डिसीजन को मानेंगे, तो उससे क्या होता है, एक अच्छे तरीके से गेम को आप एंजॉय कर पाते हो। ठीक है, अब सपोज हमें गेम खेलना है क्रिकेट, और हमारे जो पहले रूल्स और रेगुलेशंस हमें जो जर्नली हमें पता होता है कि हाँ 11 लोग खेलते हैं, 2 टीमें होती हैं, उनके 11 प्लेयर्स होते हैं और एम्पायर्स होते हैं जो एट द एंड ऑफ द डे वो ही डिसीजन देते हैं और उसको हम मानते हैं। तो उससे क्या होता है, स्मूथ फंक्शनिंग होती है। उसी तरीके से इलेक्शन करवाना वो भी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर कुछ सर्टेन अमाउंट में रूल्स और रेगुलेशंस मेंशन किए जाते हैं कि किस तरीके से इलेक्शन करवाए जाएंगे, क्या पूरा प्रोसीजर रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव्स जो उनको कैसे चुना जाएगा, क्या पॉलिसीज जो है Ma'am. वो। यस, यस, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन स्टूडेंट्स? Are you able to see the screen, students? Yes, ma'am. There is some network problem, Yes, so ma'am. kindly bear with that. Okay, so I was telling you about the rules and regulations and what we have to do in election procedure. We have to follow some rules and regulations, and then only we'll be able to, do the smooth functioning of any particular election. So basically यहाँ पे यही चीज बोली जा रही है कि how we have to adopt सर्टेन रूल्स, कौन कौन से रूल्स जो है हमारे लिए जरूरी होते हैं अडॉप्ट करना, और कैसे ये मशीनरी जो है प्रॉपरली काम करती है। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दिस लाइन टू लाइन। हैव यू एवर प्लेड चेस? What would happen if the black knight suddenly started moving straight rather than 2.5 squares? Or what would happen if in a game of cricket there were no umpires?
In any sport we need to follow certain rules. क्या आपने कभी चेस खेला है? क्या आपको पता है कि उसके अंदर जो ब्लैक नाइट होता है उसकी जो चाल होती है वो 2.5 स्क्वायर्स होती है. अगर वो वैसे न चल करके सीधे स्ट्रेट चले तो क्या होगा? क्या होगा अगर क्रिकेट के अंदर एम्पायर्स ना हो? कोई भी स्पोर्ट जहाँ पे जरूरी होते हैं सर्टेन रूल्स, अगर वो ना हो तो क्या कंडीशन हो सकती है? चेंज द रूल्स एंड द आउटकम ऑफ द गेम वुड बी वेरी डिफरेंट. अगर आप किसी भी गेम के रूल्स और रेगुलेशंस को चेंज कर देंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा. Similarly, a game needs an impartial umpire whose decision is accepted by all the players. उसी तरीके से किसी भी गेम के अंदर एक impartial umpire का होना भी जरूरी होता है जिसके डिसीजन को सारे ही प्लेयर्स जो है वो एक्सेप्ट करें. The rules and the umpire have to be agreed upon before we begin to play a game. और रूल्स और एम्पायर दोनों ही चीजों को लेकर के हमें अग्री करना पड़ता है किसी भी गेम को शुरू करने से पहले. What is the true of a game is also true of elections. अब जो चीज गेम के लिए पूरी तरह से एप्लीकेबल है उसी तरीके से वही चीज इलेक्शंस को लेकर के भी एप्लीकेबल होती है. There are different rules or systems of conducting election. अब यहाँ पे अलग अलग रूल्स और सिस्टम होते हैं किसी भी इलेक्शन को कराने के. The outcome of the election depends on the rules we have adopted. अब उन इलेक्शंस का किस तरीके से क्या रिजल्ट निकल के आएगा वो पूरी तरीके से thoroughly डिपेंड करता है कि किस तरीके के रूल्स हमने अडॉप्ट करे हैं. We need some machinery to conduct the elections in an impartial manner. हमें एक पर्टिकुलर तरह की मशीनरी की जरूरत होती है किसी भी इलेक्शन को करवाने के लिए, वो भी इम्पार्शियल तरीके से, कि किसी के साथ में गलत ना हो और चीजें अच्छे से हो जाए. Since these two decisions need to be taken before the game of electoral politics can begin, and these cannot be left to any government. अब क्योंकि ये दोनों ही डिसीजन जो हैं वो हमें पहले ही लेने होते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का कोई गेम हो वो शुरू हो उससे पहले, या किसी भी तरह की सरकार बने उससे पहले. That is why these basic decisions about elections are written down in constitution of a democratic country. इसीलिए इस तरह के डिसीजंस को पहले ही, इलेक्शंस के जो डिसीजन है उनको पहले ही लिख दिया जाता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. जो जैसा हमारा देश है डेमोक्रेसी वाला देश है उसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पहले ही चीजें मेंशन कर दी जाती हैं. फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं. No, ma'am. Okay. In this chapter, we shall study the constitutional provisions regarding elections and representation. We shall focus on the importance of the method of election chosen in our constitution and the implications of the constitutional provisions and regarding impartial machinery for conducting elections. अब इस चैप्टर के अंदर हम यही सारी चीजें पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल क्या क्या प्रोविजन दे रखे हैं इलेक्शन और रिप्रेजेंटेशन को लेके. हम फोकस करेंगे क्या क्या मेथड होते हैं इलेक्शन करवाने के जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने चूज कर रखे हैं, और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस जो हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं जिससे हम प्रॉपर इलेक्शंस करवा पाए बिना किसी पार्शियलिटी के. We shall also look at some suggestions of amending the constitutional provision in this respect. After reading this chapter, you would understand. अब इस चैप्टर के अंदर हम ये भी चीजें देखेंगे कि कैसे अमेंडमेंट करवाए गए हैं इन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के अंदर. अब अमेंडमेंट का मतलब तो आपको पता ही है कि किस तरीके से इम्प्रूवमेंट कराए जाते हैं. कोई प्रेजेंट डे की जो कंडीशन है उसको डील अप करने के लिए हमें प्रोविजंस के अंदर को चेंजेस करने पड़ते हैं, उसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट. तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप ये जो डिफरेंट क्वेश्चंस हैं उसको प्रॉपर्ली आंसर कर पाएंगे, समझ पाएंगे. डिफरेंट मेथड्स ऑफ इलेक्शन, अलग अलग मेथड्स क्या है इलेक्शन कराने के. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सिस्टम ऑफ इलेक्शन अडॉप्टेड इन आवर कंट्री, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन का सिस्टम अडॉप्ट किया गया हमारे देश के अंदर, उसके अलग अलग फीचर्स क्या है. द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्रोविजन फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन, अब प्रोविजंस जो दिए गए हैं उनकी कैसे इंपॉर्टेंस है जिससे फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन कराए जा सके. एंड द डिबेट ऑन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, और जो डिबेट कराया जाता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर उसके बारे में भी आप अच्छे से समझ पाएंगे. So now we have to start the election and the democracy. First point, first topic. अब आप कुछ क्वेश्चंस अपने तरीके से पूछें, दो सिंपल क्वेश्चंस जो किसी भी इलेक्शन और डेमोक्रेसी को लेकर के सबके मन में उठते हैं. कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस, क्या हम डेमोक्रेसी पा सकते हैं पूरी तरीके से अगर हम इलेक्शन नहीं करवाएं. और दूसरा क्वेश्चन है कैन वी होल्ड इलेक्शंस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी,
और क्या हम इलेक्शंस करवा सकते हैं बिना किसी डेमोक्रेसी के? दोनों ही क्वेश्चंस जो है वो आपस में इंटर रिलेटेड है, ठीक है। Let us have a discussion in the classroom on both these questions by using examples from whatever we have learned so far in the previous classes. अब इन दोनों ही questions के जवाब देने की कोशिश करनी है हमें, जो हमने अभी तक पढ़ा है इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर, उससे रिलेटेड। The first question reminds us of the necessity of representation in a large democracy. जो पहला क्वेश्चन है वो हमें बताता है कि किस तरीके से डेमोक्रेसी के अंदर रिप्रेजेंटेशन जरूरी है। All the citizens cannot take part in the making of every decision. अब ये तो सबको पता है कि सारे डिसीजन जो है वो हिस्सा नहीं ले सकते किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन के अंदर, हर एक डिसीजन के अंदर। Therefore, representatives are elected by the people. इसीलिए कुछ लोगों को हम चुन करके रिप्रेजेंटेटिव की तरह चुनते हैं और उनके बीच में हम इलेक्शन करवाते हैं, और ये रिप्रेजेंटेटिव जो है हमारे ही द्वारा इलेक्ट किए हुए होते हैं। This is how elections become important. और इसीलिए elections जो है वो एक important हिस्सा बनते हैं। Whenever we think of India as a democracy, our mind invariably turns to the last election. जब भी हम बात करते हैं इंडिया की, ठीक है, एक इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेसी है, तब हमारा जो लास्ट हमारे इलेक्शन हुए होते हैं, हमारी चीजें, हमारा दिमाग जो है वो उसकी तरफ मुड़ जाता है। Elections have today become the most visible symbol of the democratic process. इलेक्शन जो है वो हमारे यहाँ का आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया है, विजिबल सिंबल की तरह उसको देखा जाता है किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के तौर पे। We often distinguish between direct and indirect democracy, और हम अधिकतर आपको इस तरह का डिस्टिंग्विश करते हुए मिल जाते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है। एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर सिटीजन जो है वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, रोजमर्रा के जो डिसीजंस लेने होते हैं स्मूथ रनिंग के लिए, सरकार जो है स्मूथ तरीके से काम करे, उसके अंदर जो डिसीजन लिए जाते हैं वो होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर, ठीक है। A direct democracy is one where the citizens directly participate in the day-to-day decision making and in the running of the government. The ancient city-states Greece were considered examples of the direct democracy. जो पुराने जमाने की ग्रीस की सिटी स्टेट हुआ करती थी, उनको एक अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। Many would consider local governments, especially gram sabhas, to be the closest examples of direct democracy. और कई सारे लोग जो हैं, जो हमारी लोकल सरकारें होती हैं, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज होती हैं जैसे कि ग्राम सभा, उसको एक बहुत ही क्लोजेस्ट एग्जाम्पल मानते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी का। But this kind of direct democracy cannot be practiced when a decision has to be taken by lakhs and crores of people. लेकिन इस तरह का डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो हम हर चीज का डिसीजन में एप्लीकेबल नहीं कर सकते। जब सवाल हो कई लाखों और करोड़ों लोगों का, तब हम इस तरीके से नहीं करवा सकते, डायरेक्ट डिसीजन नहीं ले सकते। That is why rule by the people usually means rule by the people's representative. इसीलिए डेमोक्रेसी के अंदर जो हम चीज पॉइंट रखते हैं कि लोगों के द्वारा ही रूल किया जाए, उसका असल मीनिंग होता है कि लोगों के द्वारा चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका रूल किया जाए। अब क्योंकि हम लैक्स और करोड़ ऑफ पीपल जो है उनके बीच में, अब सपोज एक डिसीजन लेना है, और ग्राम सभा में तो क्या है बहुत कम छोटे लेवल पे होती है, और हम सिंपली जाकर के एक उनकी मीटिंग रखते हैं और फिर वहां पर डिसीजन ले लेते हैं, तो ये चीज एप्लीकेबल तो नहीं ना कि सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हो जाएं, फिर उनके बीच में कम्युनिकेशन इतने अच्छे तरीके से हो कि हम उनको एक साथ उनका हम निर्णय जो है वो सुन सकें, वो पॉसिबल नहीं है। तो उसी के लिए हम रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, ठीक है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। Okay. In such an arrangement, citizens choose their representatives who, in turn, are actively involved in governing and administering the country. इसी तरह के अरेंजमेंट के लिए सिटीजन्स जो हैं वो चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो बाद में जाकर के एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं किस तरीके से सरकार को चलाना है और किस तरीके से हमें देश को एडमिनिस्टर करना है या उसके अंदर प्रॉपर फंक्शनिंग करनी है। ये जो मेथड होता है रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने का, वो एक इलेक्शन के तहत ही किया जाता है। इसीलिए सिटीजन्स जो है उनका बहुत ही लिमिटेड रोल होता है जब कोई मेजर डिसीजन लेना होता है या एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना होता है।
वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते हैं पॉलिसीज को बनाने को लेकर के, और वो इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं क्योंकि ये पॉलिसीज जो है उन्हीं के द्वारा चुने हुए जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आगे जाकर के उनको उन पॉलिसीज को प्रॉपर शेप देते हैं और उनको फॉलो अप करवाते हैं। इस तरह के अरेंजमेंट के अंदर सारे मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं उन्हीं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा, और इस मेथड को हम समझते हैं इस तरीके से कि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। ठीक है, अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। The method followed to choose these representatives is referred to as an election. ये जो मेथड है जिसमें हम लोगों को चुनते हैं ये एक इलेक्शन के प्रोसेस के द्वारा होता है। Thus, the citizens have a limited role in taking major decisions and in running the administration. इसीलिए citizens का बहुत छोटा रोल होता है बड़े बड़े decisions को लेने में और administration को चलाने में। They are not very actively involved in making of the policies, और उनको पूरी तरीके से हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं पॉलिसीज को बनाने में। Citizens are involved only indirectly through their elected representatives. Citizens को इन्वॉल्वमेंट उसी तरीके से होता है इनडायरेक्ट तरीके से जब उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को हम इस चीज में इन्वॉल्व करते हैं। In this arrangement, where all major decisions are taken by elected representatives, the method by which people elect their representatives becomes very important. Okay. तो इस तरह के अरेंजमेंट के अंदर सारे मेजर डिसीजंस जो हैं वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ही लेते हैं। In this arrangement, where all major decisions are taken by elected representatives, the method by which people elect their representatives becomes very important. तो इसीलिए वो जो मेथड है जहां पर हम इन लोगों को चुनते हैं वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। The second question reminds us of the fact that not all elections are democratic. अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये हमें दर्शाता है कि सारे ही जो इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से नहीं होते। वो कैसे? A large number of non-democratic countries also hold election. एक बहुत ज्यादा अमाउंट में जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जो जनतंत्र को फॉलो नहीं करती हैं वो भी इलेक्शंस करवाती हैं। कैसे और क्यों? क्योंकि वहां के जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स हैं वो अपने आप को बहुत ज्यादा रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि भाई हम तो एक डेमोक्रेटिक रूलर हैं, इसीलिए वो वहां पे इलेक्शन करवाते हैं। लेकिन वो इलेक्शन इस तरीके से करवाते हैं लोगों को डरा करके, उनके जो कानून होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि वो अपना बस एक शो ऑफ के लिए, आप समझ सकते हो इनफॉर्मल तरीके से कि शो ऑफ के लिए वो ये चीज करवाते हैं कि हाँ हम तो डेमोक्रेटिक तरीके से ही रूल कर रहे हैं और हम नॉन डेमोक्रेटिक नहीं हैं, हम इलेक्शंस करवा रहे हैं और फिर जीत रहे हैं, लेकिन असल जो तरीका होता है वो उसको फॉलो नहीं करते। ठीक है, अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। The second question reminds us of the fact that not all elections are democratic. A large number of non-democratic countries also hold elections. एक लार्ज नंबर में नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज इलेक्शंस करवाती हैं। Ma'am, your voice is not clear. Is it clear now? Am I audible to you? Now am I audible to you? What about others? Am I audible? Am I audible to you? Yes, ma'am. Okay. So a large number of non-democratic countries also hold election. एक large amount में जो non-democratic countries हैं वो भी election करवाती हैं। Non-democratic rulers जो हैं वो बहुत ही अपने आप को present करना चाहते हैं democratic ruler के तौर पे। In fact, non-democratic rulers are very keen to present themselves as democratic. They do so by holding elections in such a way that it does not threaten their rule. और वो इस तरीके से करवाते हैं election कि उनके जो शासन है उसको खतरा ना हो। Can you think of some examples of such non-democratic elections? क्या आप
तरह के कुछ एग्जाम्पल सोच सकते हैं. What do you think about what do you think would distinguish a democratic from a non-democratic elections? और आपको क्या लगता है कि क्या चीज अलग करती है डेमोक्रेटिक को नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन से? What can be done to ensure the elections in a country would be conducted in a democratic way? और क्या चीज पक्का करती है कि किस तरीके से किसी भी डेमोक्रेसी वाले देश के अंदर अगर इलेक्शंस कराए जा रहे हैं तो वो जो इलेक्शंस हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से ही करवाए जा रहे हैं. We'll discuss this in our tomorrow's class. Now I'm going to send you a link for your next class because we are running out of time. Okay? That's it for today. आज हम इतना ही पढ़ेंगे इसके Yes, अंदर. ma'am.